हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस चक्रा। तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेंस 365 है। ठीक है। और ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में मेंस में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो कहाँ से आया है। ठीक है, कहाँ से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और क्या आने वाले हैं मेंस 365 में, वो हम देखेंगे। क्योंकि फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक्स से कहाँ क्वेश्चन पूछता है, जब कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है। ठीक है। तो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। ओके। बट न्यूज़ में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, जो यूपीएससी जहाँ फोकस मैक्सिमम करता है वहीं पर हमें पढ़ना पड़ता है। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस गिवन है कि इंडियन इकोनॉमी इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ देयर इन। ओके। सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2013 में ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओनली 10 मार्क्स का। ओके। और यहाँ 2014 में 25 और यहाँ 12.5 का भी होता है, तो 37 मीन्स 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ 2 क्वेश्चन 2016 में और 35 यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो आप ईयर बाय ईयर आप देख रहे होंगे कि इसका रेलेवेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। जो इकोनॉमिक में, इंडियन इकोनॉमी में जो इश्यूज़ हैं और उनके चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट क्या हुई, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में। और इंक्लूसिव ग्रोथ का एक ना एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में देखें, और ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे पास्ट ईयर में। ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग में देखिए 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे, या फिर 2 क्वेश्चन मान लीजिए 30 मार्क्स के। ठीक है। और 2014 और 15 में नहीं आए थे। ओके। यहाँ 2016 में 12.5 का पूछा, 15 का, 17 में, 18 में 10, 29, ऐसे ये भी क्या है कि पैरेलल चलता जा रहा है। और लास्ट 2 ईयर में अभी 2022 2023 में नहीं पूछा गया, उसके पहले पूछा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट का बजट है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 साल में ये नहीं आए, तो इस बार चांसेस हैं कि गवर्नमेंट बजटिंग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये हमेशा न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। ठीक है। तो इनका जो ट्रेंड है वो 2013 में 1 क्वेश्चन, आगे 25 मार्क्स, 12.5 मार्क्स, तो ये भी, इसका ट्रेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2023 और 19, मतलब ये है कि इसके इंटरवल में 3 साल, 3 ईयर्स के इंटरवल में एक क्वेश्चन ये ज़रूर पुटअप करता है। ठीक है, चाहे 15 मार्क्स का, चाहे वो 10 मार्क्स का हो। ओके। लिबरलाइजेशन के अगर कंटेक्स्ट में पढ़ें, देखें, तो यहाँ पर 2013 में 20 एंड 14 में 25, देन उसके बाद 0 नहीं पूछा, फिर उसके बाद 3 साल कंटिन्यू पूछा है। ठीक है। पहले 2 ईयर्स मीन्स कि 2011 2012 उसमें भी पूछा होगा, फिर आफ्टर 3 ईयर्स उसने नहीं पूछा। ठीक है। और आफ्टर 3 ईयर्स उसमें कंटिन्यू पूछा, देन उसके बाद जो 5 साल के जो ट्रेंड रहा उसमें एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं और उनका इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से क्वेश्चन लास्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन उसके पहले देखिए, उसके पहले फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो भी चीज़ न्यूज़ में रही होगी, जैसे मान लीजिए पोर्ट्स वगैरह, ये तो इसमें आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और एग्रीकल्चर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है हमारा इकोनॉमिक्स का ही है। ओके। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने मेंस 365 में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी उनका रिवीजन करते हैं, और उनके टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पास्ट ईयर में वो भी देखेंगे। यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो उनको पॉइंट को आप मार्क करते रहिए। ओके। और मैं यहाँ आपको
क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर साथ साथ हो जाएगी PYQ की, कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो वहाँ की जो न्यूज़ होगी वहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस, माइंड जो है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो 365 है वो इनसाइट्स का लिया है, ठीक है। तो आप जो भी यूज कर रहे होंगे क्योंकि मैंने इसी को ही रेफ़र किया था पूरे ईयर में, ठीक है। तो जो आप रीड कर रहे होंगे और जो रीड किए उसी को आप रीड करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो है मैं आपको 365 अगर आप क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होती है न्यूज़, तो सारे मैगज़ीन में ऑलमोस्ट 90 to 95% सारे में कवर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है, रिफॉर्म्स नीडेड फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। मीन्स डेवलप्ड कंट्री कब हमारा इंडिया बनेगा, ये टारगेट इसका है 2047 का। ओके, 2047 में डेवलप्ड कंट्री का टारगेट है। दिस विल रिक्वायर, अब यहाँ से डेवलप्ड कंट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आया वो अभी ही आता है, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पास्ट में नहीं पूछा गया, ठीक है, क्योंकि टारगेट तो अभी रखा गया है। ओके, और दिस विल रिक्वायर 7.5। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे GDP है, ठीक है, GDP के क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हाँ, तो जो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमें कितनी ज़्यादा एनुअल ग्रोथ की ज़रूरत होगी, 7.5% के समथिंग या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो 7.5% एनुअल ग्रोथ होना चाहिए पर कैपिटा इनकम में, और 9% ओवर 9% की ग्रोथ GDP में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 7.5% और पर कैपिटा इनकम होना चाहिए और 9% जो है GDP की ग्रोथ होना चाहिए, तभी हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री के सीरीज़ में आएगा। ओके, 2047 का जो हमारा लक्ष्य है। अब व्हाट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर डेफिनीशन गिवन है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफकोर्स यहाँ पर सिंपल डेफिनीशन है तो याद हो ही जाएगी। अ डेवलप्ड कंट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ मैच्योर एंड एडवांस्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक कैरेक्टराइज्ड है क्या कि एक मैच्योर है और एडवांस्ड इकोनॉमी, मैच्योर इकोनॉमी होना चाहिए और एडवांस्ड इकोनॉमी विद हाई लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रा, जो इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग, ठीक है। और ये मीन्स की ग्रोथ के साथ साथ सोसाइटी की वेलबींग को भी फोकस में रखना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंट्री डेवलप कहलाएगा। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रियलाइज है, टेक्नोलॉजी हाई है, बट वहाँ पर कोई भी ज़्यादा सोशल वेलबींग नहीं है, तो उसे डेवलप कंट्री के सीरीज में नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। आगे कह रहा है दीज कंट्रीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस विच आर स्टिल प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली एंड सोशली। मीन्स डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो क्या है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वो प्रोग्रेस कर रही हैं अभी, ठीक है, वो प्रोग्रेस कर नहीं पाई, अभी प्रोग्रेस कर, जैसे हमारा इंडिया है अभी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, तो इंडिया डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद GDP 3.42 लाख करोड़, मीन्स 3.42 ट्रिलियन डॉलर। ओके, ऐसा याद रखिएगा, 3.42 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर इज़ करेंटली क्लासीफाइड एज अ डेवलपिंग नेशन। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वेयर डज इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है कि इंडिया लैग्स बिहाइंड बोथ डेवलप्ड एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज़। मीन्स डेवलपिंग, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत सारी हैं जो हम उनसे भी पीछे हैं, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री के पीछे तो है ही है। ओके, वाइल इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय GDP, इट्स पर कैपिटा इनकम इज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन चाइनाज एंड UK। चाइना और UK से भी हम पीछे हैं। तो ये तो डेवलप्ड कंट्री है, UK डेवलप्ड और चाइना डेवलपिंग, ऑलमोस्ट ये भी डेवलप्ड कंट्री बनने ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत कम है
ऑलमोस्ट कितनी है, ऑलमोस्ट 24 के समथिंग है, 23 या 24 के समथिंग है, $2400, ठीक है, इतनी है। तो इसे याद रखिएगा। ओके, तो हमें डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए कितने चाहिए पर कैपिटा इनकम, समथिंग 13,000, मोर देन $13,000 हमें पर कैपिटा इनकम की ज़रूरत होगी। ओके, इंडिया का जो अचीवमेंट है इंडिपेंडेंस से वो कैसा रहा, ठीक है। जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 2.79 लाख करोड़ 1951 में थी। ओके, टू एन एस्टिमेटेड रुपीज़ अबाउट 280 लाख करोड़ करेंटली, मीन्स उस समय जो है 2.79 लाख करोड़ थी 1950 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। नाउ तो वी हैव 280 लाख करोड़ करेंटली, ठीक है। फॉरेक्स कितना है, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम कितना 911 करोड़ से लेके 650 बिलियन $US करेंटली में, ठीक है। तो इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फूड प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जैसे पहले 1950-51 के डेटा देखें तो वहाँ 50.8 मिलियन टन्स, बट नाउ 329 मिलियन टन्स करेंटली है। ओके, लिटरेसी रेट कितना है, 18.3% थी 1951 में, अब जो है कितनी हो गई 78%, जो कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना बढ़ा, 8.9 पहले थी, अब जो है ओवर 70% हो चुकी है, ठीक है। बट रियलिटी कितना है ये हमें वहाँ पर जो हमारा लेबर मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो पब्लिश करती हैं, ठीक है। मेजर चैलेंजेस क्या हैं विद इंडियाज़ गोल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्रीज़, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के पाथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, ठीक है, बट जीडीपी बढ़ रही है बट यहाँ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, जैसे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है बट कंट्री का पैसा बढ़ रहा है। ओके, तो इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, और इकोनॉमिक वैसे भी डिस्पाइट अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज़ द जॉबलेस ग्रोथ। डिस्पाइट 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जॉब क्रिएशन रिमेंस इनसफिशिएंट, ठीक है। एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 44% ऑफ द वर्क फोर्स इज इन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूटिंग ओनली 15% टू जीडीपी। देखो 44% जो है वर्क फोर्स है जो कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वर्क फोर्स डिक्रीज हुआ है एग्रीकल्चरल में, और जो कंट्री इतना तो वर्क फोर्स कर रहा है बट हमारी जो जीडीपी है कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर कितना, वो 15% करती है केवल, ठीक है। जॉब क्रिएशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो 115 मिलियन जॉब्स आर नीडेड बाय 2030, मतलब 115 मिलियन जॉब जो हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी देश को बाय 2030 में टू मीट द राइजिंग वर्क फोर्स। राइजिंग मीन्स वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए 115 मिलियन जॉब्स हो जाना चाहिए। ये कितना टारगेट, कहाँ तक, कब तक टारगेट, 2030 तक। एजुकेशन एंड स्किल के फील्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या चैलेंजेस होंगे कि पावर्टी, एजुकेशन, स्किल ट्रैप, मीन्स इसका मतलब ये है कि पुअर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लिमिट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसकी जो है हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुअर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो लिमिट करती है हमारे हायर एजुकेशन और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ने में, ठीक है, उसके बेनिफिट्स में। स्किल शॉर्टेज, जैसे कि 150 मिलियन स्किल वर्कर्स हैं, नीडेड है, उनकी ज़रूरत है, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 का डेटा है। एजुकेशन सिस्टम नॉट अडेप्टिंग क्विकली इनफ टू इंडस्ट्री डिमांड्स डिस्पाइट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब और क्या चैलेंजेस होंगे, पब्लिक डेट, हाई पब्लिक डेट है, क्योंकि जो 81 ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है, पब्लिक डेट कितना है 81.9% ऑफ जीडीपी। ये फिस्कल कंसर्न है। क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग आउट क्या होता है
यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है और यहाँ प्राइवेट के लिए कोई भी मीन्स रिवेन्यू इतना नहीं बचता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दे मीन्स बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी दे पैसा ताकि वो भी डेवलप कर सके। तो ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसमें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पैसा ही ना बचे, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी अपने देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। इनकम डिस्पैरिटी जैसे कि 22.6% जो नेशनल इनकम है वो कहाँ पर जाता है, टॉप 1% लोगों के पास। ये 2022-23 का डेटा है। ये हिंडर किसको करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एसडीआई रैंकिंग में इंडिया की कितनी रैंक है, इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 192। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है 2022 में वो 0.644, ठीक है, इतना ही है। अगर इसे ज़्यादा जाएगा तो इंडिया की रैंक और अच्छी होगी, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट कहाँ होगा, जहाँ पर अर्बन एरिया होगा वहाँ पर डेवलपमेंट तो होगा, बट जहाँ रूरल एरिया है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पोटेंशियल सोशल अनरेस्ट मीन्स नेगलेक्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को, और रूरल डेवलपमेंट को जब नेगलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर सोशल अनरेस्ट के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज़ किसकी, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इम्पैक्ट करता है हेल्थ और अंडरमाइन करता है ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क 4.5% इंडिया के जीडीपी का वो रिस्क हो सकता है, ठीक है। 4.5% इंडिया के जीडीपी का रिस्क हो सकता है 2030 तक। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में देखें तो जो डेफिसिट और फाइनेंसिंग चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ठीक है। और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। हमारे जो इंडस्ट्रीज़ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडस्ट्रीज़ और वेरियस सोशल हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एक ट्रांजिशन में और पावर में और उसके जो अर्बन सेक्टर हैं वहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है कि 1.5 ट्रिलियन इतना ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। प्रोजेक्ट में डिले होते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। रेगुलेटरी हर्डल्स, यहाँ पर जैसे पॉलिटिसाइजेशन होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट डिलेस इन्हीं के सब के रीज़न हैं। मेजर एडवांटेजेस हैं किसके लिए कि अगर इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनता है तो क्या क्या एडवांटेज हैं। सर्विसेज सेक्टर में कि इंडिया की जो सर्विस सेक्टर हैं वो 50% जीडीपी का मोर देन 50% जीडीपी का वो अकाउंट करता है कि इतना ज़्यादा जीडीपी को होल्ड करेगी, ठीक है। और ऑफर करेगी हाई वैल्यू जॉब्स एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जैसे मीडियन एज 28.2 ईयर 2023 का डेटा है कि इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो 28.2 ईयर्स इसमें ये मीडियन एज मानी गई है। और ये प्रेजेंट करता है एक वास्ट ह्यूमन कैपिटल पूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इफ प्रॉपरली स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड। तो मीडियन एज कितनी है यहाँ पर 28.2 ईयर्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये ड्राइव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, और इन्हांस करेगा एफिशिएंसी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो डिजिटल इनिशिएटिव ले रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि और जो डिजिटल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, एक डिजिटल रेवोल्यूशन होगा। और डिजिटल रेवोल्यूशन जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशन का
डिजिटल डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करेगी अगर हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन गया तो, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी के सीरीज़ में आ गया तो। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक डिमांड शोज रेजिलियंस। हमेशा क्या रहा, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एशियन क्राइसिस, यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया ने अपनी इकॉनमी को बचा लिया था, ठीक है, बट वर्ल्ड की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रही थी विद एन एक्सपेक्टेड ओवर 7% रियल जीडीपी ग्रोथ इन 2024-25। यहाँ 7% की रियल जीडीपी के ग्रोथ से हमारी जो इकॉनमी है वो बढ़ने वाली है। 2024-25 में जो बजट अनाउंस हुआ था इसमें इतना ज़्यादा दिया है, ठीक है। व्हाट शुड बी डन, क्या और करना चाहिए, साउंड इकॉनमी होना चाहिए, कि कहाँ पर फोकस करना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में, ठीक है, कि वो बैलेंस हो जाए। जैसे टारगेट करना चाहिए 4.5% जीडीपी का बाई 2025-26 की, इतना ही हमारा फिस्कल डेफिसिट बचे, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्किल डेवलपमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि टीयर सेकेंड जो सिटीज़ हैं वहाँ पर फोकस करना चाहिए कि ये सिटीज़ जो हैं वो जनरेट करे कितना, कंट्री के न्यू जॉब, जैसे 70% न्यू जॉब डेवलप करें, और जीडीपी ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट होना चाहिए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन, ठीक है, हेल्थ केयर का जो और प्रिवेंशन का ध्यान देना चाहिए। इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एक्सप्लोर न्यू फाइनेंसिंग मॉडल्स जैसे क्राउड फंडिंग एंड इकोसिस्टम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके ऐसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रमोशन, टेक्नोलॉजी जैसे बूस्ट करना चाहिए इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, और इस्टेब्लिश करना चाहिए इनोवेशन इकोसिस्टम्स, ठीक है। ब्लू इकॉनमी जैसे लाइक फिशरीज़, ठीक है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें डेवलप करना चाहिए, और किस तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से डेवलप होना चाहिए। फॉर्मलाइजिंग इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो फॉर्मल सेक्टर है वो बहुत कम है कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। ग्रीन कॉलर जॉब्स मींस यहाँ पर ग्रीन कॉलर जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, जैसे ट्रेन करना चाहिए वर्क फोर्स को और ग्रीन सेक्टर्स, एंड इंसेंटिवाइज करना चाहिए ग्रीन एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। इन्हेंस रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, इन्हेंस करना चाहिए रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड, जैसे ग्रोथ से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे, क्या क्या क्वेश्चन पास्ट में आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी हम यहाँ पढ़े हैं तो उसका भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 2015 में एक क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। वेट, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है, देखो ये है ना, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इन डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ अभी पढ़े ना, जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। और डू यू एग्री विद दिस व्यू, तो जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। क्या तो ये क्वेश्चन आया था 2015 में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ग्रोथ का नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 ये आया था 17 में, अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज़ पोटेंशियल ग्रोथ, सेविंग्स रेट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वन, डू यू एग्री। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में, इंडिया के जो पोटेंशियल ग्रोथ के फैक्टर्स हैं तो उन्हें आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रोथ क्या होता है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या इससे आप एग्री हैं, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या अवेलेबल हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल को रेगुलेट कर सके, ग्रोथ पोटेंशियल के लिए अवेलेबल हो ये सारे फैक्टर्स क्या क्या और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ रखा है। देखो आफ्टर 3 ईयर्स 2019 में फिर से पूछ रखा है कि डू यू एग्री
with the view that steady GDP growth and low inflation have led the Indian economy in good shape. इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है, ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, ठीक है। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गूमेंट, ठीक है। अब यहाँ 2020 में भी पूछा गया कि डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, यहाँ पोटेंशियल जीडीपी पूछ रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ पोटेंशियल जीडीपी, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये भी आपको यहाँ देना पड़ेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। और 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजीज ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। तो ये यहाँ पर जो सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर जो जीडीपी थी वहाँ से और आगे चल के 2015 से ऑनवर्ड वो पूछ रखा है यहाँ पर ड्यूरिंग कोरोना तक, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि डू यू एग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्स रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी यहाँ पर देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज़ वी शेप रिकवरी। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ईजी हैं और आप ईजी तरीके से कर सकते हो अगर ये जैसे मेंस 365 रिपीट कर रहे हो, ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, तो इन्हीं से पॉइंट बना के आप यहाँ यूज़ कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। एक जो लास्ट ईयर में आया था, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली इन एमएसएमईज, कमेंट ऑन द, ये एमएसएमईज के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। कमेंट ऑन द, जैसे वहाँ पर एमएसएमईज के बारे में थोड़ा सा फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, तो आपको थोड़ा सा डेटा देना पड़ेगा। और पर्टिकुलर कह रहा कि इन पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमईज, कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो ये सारे क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखा है, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन ग्रोथ से ही आ गए। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इग्नोर मत करिएगा, इसे अच्छे प्रॉपर तरीके से आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है अ ब्लूप्रिंट फॉर बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट। अब यहाँ एक्सपोर्ट की बात की जा रही है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो रहा है, इसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट है वो देखते हैं, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो कितना है, वो है $1.63 ट्रिलियन, ठीक है, ये ट्रेड है। और जो हमारा जो ट्रेड वो 2030 तक कितना होना चाहिए, वो टारगेट रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि $2 ट्रिलियन, ठीक है। ये 2 ट्रिलियन 2030 तक इतना ज़्यादा इंक्रीज करना, इतना इंक्रीज करना, ठीक है। और ये 1.63 ट्रिलियन ये कॉन्स्टिट्यूट कितना करता है, 41% जीडीपी का। तो ये हाईलाइट कर रहा है इसकी इम्पोर्टेंस को इकोनॉमिक और जॉब क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब रीजन्स क्या हैं, इंडिया के जो मॉडेस्ट शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में जो मॉडेस्ट शेयर हैं उनके कंटेक्स्ट में क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो हिस्टोरिकल लिगेसी, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में प्रोटेक्ट करना है अपनी पॉलिसीज़ को लगा के वहाँ पर, जैसे ट्रेड बैरियर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमी को ज़्यादा हार्मफुल ना हो और हमारा ट्रेड भी चलता रहे, ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और ट्रेड बैरियर्स को अपनाते हैं, ठीक है। हम अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज अदर कंट्री अडॉप्ट करेगी तो हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल लीगेसी ये है, स्लो लिबरलाइजेशन प्रोसेस मीन्स कि इंडिया इनिशिएट किया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म इन 1991 में और ओपन अप किया था इसकी इकॉनमी को टू ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चला, वहाँ पर बहुत सडन मीन्स कि बहुत तेज़ी से नहीं आया, बहुत ग्रेजुअली चला, ठीक है। और जो सर्टेन सेक्टर्स वो क्या रहे, बहुत शील्ड रहे इंटरनेशनल कंपटीशन से, मतलब बहुत दूर रहे इंटरनेशनल कंपटीशन से, वो पीछे होते चले गए।
और ये जिसमें जो लिबरलाइजेशन में अगर देरी हुई तो वो अफेक्ट किया कॉम्पिटिटिवनेस को। हमारे यहाँ के जैसे गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो फॉरेन के गुड्स एंड सर्विसेज से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके जो एडवांस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारे यहाँ की जो प्राइस होगी वो हायर होगी इंटरनेशनल मार्केट में। बड़े से चाइना का एग्जांपल देख लीजिए। चाइना जो है यूरोप में अपनी सामान बेचता है, तो उनके सामान हमारे सामान के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो वहाँ के जो गुड्स होंगे वो ज़्यादा बिक जाएंगे, ठीक है, परचेज़ किए जाएंगे। तो इस चीज़ याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं बहुत हार्ड हैं और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस भी हैं। हमें वहाँ अंडरस्टैंड करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आती है, रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन समझने में। रेड टैप होता है, ठीक है, और ये परसिस्टेंट चैलेंजेस जो हैं बिजनेस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में, ठीक है। लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, जैसे कि जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैक करते हैं स्केल, टेक एडवांसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिवनेस टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड रैम्प अप द एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसे याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इसका क्या मतलब हुआ कि पुअर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, ठीक है, और इनएडिक्वेट पोर्ट हैं, जो कि पोर्ट जैसे अभी नया पोर्ट बना है, ठीक है, तो धीरे धीरे पोर्ट की डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव सप्लाई चेन कॉस्ट एंड हर्डल्स इंडियन एक्सपोर्ट प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्राइस जो है कॉम्पिटिटिवनेस वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, ओके। सब ऑप्टिकल लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है कि यहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी तरफ क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि पेरिसेबल आइटम्स हैं, जैसे टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड चेन और जो वेयर हाउसेस हैं, ठीक है, सही तरीके से मीन्स कि वहाँ पर उनके प्रोटेक्ट करने के लिए, पेरिसेबल आइटम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ गाइडलाइंस मतलब यहाँ पर ज़्यादा मीन्स की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ डेवलप्ड इकॉनमीज़, ठीक है। यहाँ लॉजिस्टिक के फील्ड में देखें तो डेवलप्ड इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया के कंपेयर में। स्मॉल प्रोड्यूसर फर्म साइज़ वो स्मॉल प्रोड्यूसर फर्म साइज है, मीन्स कि लैंड होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि 10% जो पॉपुलेशन है उसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? मोर देन 70% to 80% ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है, लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। और जो हमारे 50% मान लीजिए कि टीनेंट फार्मर्स या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो यहाँ पर उनको मतलब कितना है, उनके पास हार्डली 15 to 20% लैंड है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर फर्म साइज, मीन्स कि यहाँ इसके बारे में कंटेक्स्ट में बात करें कि स्मॉल प्रोड्यूसर फर्म साइज, फर्म भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं ताकि जो कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और ये सप्लाई चेन जो है वो क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर अगर गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा ना होने के कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और वहाँ पर इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर क्या क्या है पॉइंट्स। रीजन्स बिहाइंड इंडियाज़ मॉडेस्ट शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, तो क्या रीजन्स हैं? हिस्टोरिकल लीगेसी, जैसे कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और ट्रेड बैरियर्स। सेकेंड है हमारा स्लो लिबरलाइजेशन, ठीक है, स्लो लिबरलाइजेशन प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, ठीक है। और यहाँ पर
स्मॉल प्रोड्यूसर फर्म साइज, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करें तो यहाँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल लॉन्च किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 और एम्फसाइज़ किया है कि डायनामिक, इसका जो डायनामिक नेचर है और रिस्पॉन्सिवनेस है वो इमर्ज होने की ज़रूरत है, इमर्ज करने की, वो इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इन द फॉलोइंग वे द पॉलिसी इंटेंड्स टू एड्रेस द अबव इशू, कैसे जो यहाँ पर डायनामिक नेचर और रिस्पॉन्सिवनेस की कमी है इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इंसेंटिव टू रीमिशन, पॉलिसी कंटिन्यूज टू सपोर्ट टाइम टेस्टेड स्कीम्स, पॉलिसी जो हैं वो कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं टाइम टेस्टेड स्कीम्स को, जबकि एम्फसाइजिंग प्रोसेस जो हैं वो री इंजीनियर करते हैं और ऑटोमेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मीन्स यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन, यहाँ कोलेबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन, न्यू टाउन्स की रिकॉग्निशन होती है, उसके थ्रू क्या होगा, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम और एक्सपोर्टर्स थ्रू द स्टेटस होल्डर स्कीम, ये जो दो स्कीम है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम और स्टेटस होल्डर स्कीम, ये इनकरेज करेंगी किसको, रीजनल डेवलपमेंट और रिकॉग्नाइजेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस किया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2023 हो गया था, ठीक है। और ये सेट करता है कि US डॉलर, अभी मैंने आपको बताया इसे टारगेट कितना है, US डॉलर 2 ट्रिलियन, ठीक है, 2 ट्रिलियन US डॉलर, इतना हमारा एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए 2030 तक, ओके, विद अ शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव टू रिमिशन एंड इंटाइटलमेंट बेस्ड रिजीम। 4 पिलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 4 पिलर्स आप याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, एक इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव्स, इमर्जिंग एरियाज, ई कॉमर्स, स्कॉमेट पॉलिसी, ठीक है। तो इन 4 पिलर्स को याद रखिएगा। ट्रेड पॉलिसी फोकस करती है एक प्रोसेस, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन, जैसे हम यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, तो ये मेथड पढ़ लीजिएगा, ओके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ई इनिशिएटिव क्या है, प्रोसेस जो होती है किसकी, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लेवरेज करती है ऑटोमेटेड IT सिस्टम्स को, ठीक है, फॉर अप्रूवल मूविंग टूवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड फैसिलिटेशन रेजिम, ठीक है। जैसे अ वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अलाउज एक्सपोर्टर्स टू क्लोज ओल्ड पेंडिंग अथोराइजेशन प्रोवाइडिंग अ फ्रेश स्टार्ट फॉर कंप्लायंस, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट जैसे कि इमर्जिंग एरियाज़, ई कॉमर्स एंड स्कॉमेट पॉलिसी, इनके तहत क्या है कि स्पेशल फोकस करना है फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर, ठीक है। ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, ठीक है, उन पर फोकस करना है और रेज करना है कैप्स को और इंटीग्रेशन ऑफ कुरियर एंड पोस्टल एक्सपोर्ट्स विद ICE गेट, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स को भी प्रमोट करना है, जैसे कि डेयरी सेक्टर हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क्स, ये जो है PM मित्र स्कीम इसके लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जैसे अप्रैल एंड क्लॉथिंग सेक्टर के लिए सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम, इसे भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और मर्चेंटिंग ट्रेड, इसको भी प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजंस फॉर मर्चेंटिंग ट्रेड, इनकी जो मर्चेंटिंग ट्रेड की जो प्रोविजंस हैं इनको इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और
अलाउ कर रहा है शिपमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन फॉरेन कंट्रीज विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स। ओके, इंडियन पोर्ट के टच विदाउट टच के वहाँ पर जो शिपमेंट को अलाउ करना है, ठीक है, जो जिसमें गुड्स के शिपमेंट को। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि पॉलिसी स्टेप्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे PLI स्कीम है, ठीक है, MSME सेक्टर में उनके जो एम्स ये है कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट करना है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी सिनारियो, क्या है ग्लोबल इकोनॉमी सिनारियो, जैसे बहुत सारे मेजर्स उसके फील्ड में लेने से, जैसे US में मेजर्स लिया गया है, ठीक है। और फेवरेबल जो ग्रोथ है फोरकास्ट करती है कि ग्लोबली क्रिएट अ कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। अ कोऑर्डिनेटेड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, एक कोऑर्डिनेटेड फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट पर, ठीक है। इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स जैसे सप्लाई चेन एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ था, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया के बीच। ओके, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, वहाँ पर काम आएगा। एक्सपोर्ट्स मस्ट बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्रोथ, एक्सपोर्ट को ड्राइविंग फोर्स बनाना पड़ेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन कोई आया तो ओके, कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो कि कंटिन्यू किसके फील्ड में होगी, डायनामिक रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू डायनामिक रहेगी। और ये इसकी ज़रूरत ये उसमें होगी जैसे ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप को बढ़ाने में, ठीक है। और इसका जो फोकस होगा वो कोलाबोरेशन में होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होगा, इमर्जिंग सेक्टर में भी होगा, लाइक जैसे कि कॉमर्स हो गया पॉलिसी, और पॉलिसी एम्स टू प्रॉपर इंडियाज एक्सपोर्ट टू न्यू हाइट्स। तो ये चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिए फॉरेन ट्रेड के उसमें पर्सपेक्टिव से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रेड है हमारा उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के फील्ड में कितना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया के डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पर जो ट्रेड है, ट्रेड के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो भी आएंगे फिर उसके बाद जो है देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम पढ़ लिए और इसके चांसेस आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का जो इसके प्रोसीजर है, ठीक है, रीजन्स बिहाइंड जो उसके रीजन्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया की है उनके पीछे क्या रीजन्स हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द US डॉलर इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पर रूपी कितना स्ट्रांग हुआ, कितना डाउनग्रेड हुआ किसके कंपेयर में, US डॉलर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ जब कंपेरिजन करेंगे ना, जैसे कि रीजन यहाँ पर दो कॉलम, जैसे यहाँ दो कॉलम बना लें, दो कॉलम रीजन्स बिहाइंड, क्या क्या रीजन्स, जैसे रीजन्स किसके कि रूपी जो है वो डॉलर के कंटेक्स्ट में रिड्यूस हुआ है, और रीजन्स देंगे कि डॉलर के कंपेयर में रूपी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और डॉलर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इनको कॉलम बना के ऐसे हम थोड़ा सा इसको एग्जामिनर जो कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या है इंडियन रूपी का, स्टेटस क्या है पहले वो देख लेते हैं कि इंडियन रूपी फेल हो गया था फ्रॉम 44.37 टू 60.34, ऑलमोस्ट 26% फ्रॉम 2004 टू 2014 तक, ठीक है, US डॉलर के अगेंस्ट। और 2014 से 24 में कितना फॉल हो गया, 60.34 से लेकर 83.38, तो 27.6% यहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट हुआ था अगेंस्ट US डॉलर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बिटवीन 2004 से 2024 के बीच में यहाँ पर रूपी डिक्लाइन हुआ 32.2%, ठीक है। एज पर द 40 करेंसी बास्केट नियर
ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, इसके बावजूद भी 2004 और 2020 के जो बीच का टाइम पीरियड है और था, ठीक है, रूपी अंडरगोन रहा एक स्मॉलर डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कंपेयर टू इट्स डिप्रिसिएशन सोनली अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, जितने भी जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं इंडिया के, उनके कंपेयर में यहाँ पर छोटा स्मॉलर डिप्रिसिएशन हुआ था रुपये में एज़ कम्पेयर देखे थे कि यूएस डॉलर के कंपेयर में। ठीक है, उनके यूएस डॉलर के कंपेयर में अदर जो इकोनॉमी थी उनके कंपेयर में हमारा रुपी जो है स्ट्रांग रहा, मीन्स स्ट्रांग नहीं रहा, थोड़ा सा बहुत स्मॉलर मनुष्य टर्म में डिप्रिसिएट हुआ था। ठीक है, और द रूपीज ट्रेड वेटेड रियर, ठीक है, फॉर द 40 करेंसी। यहाँ पर जो रियर का कंसेप्ट है ना, ये वहाँ पर बास्केट के कंसेप्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, जो नियर है, जो नीर NEER, यहाँ पर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। ठीक है, नियर एंड पियर से, नियर एंड रियर से। ठीक है, तो ये जो रियर है ये बास्केट की बात करता है, कितनी बास्केट है और करेंसी कितने स्ट्रांग है। ठीक है, तो बास्केट के कंपेयर में यहाँ पर बात करता है, और जो रिवेन्यू के कंपेयर में कौन बात करता है, नीर। ठीक है, तो 40 करेंसी बास्केट इंक्रीज हो गई हैं इन लास्ट 20 ईयर्स में। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि रूपी स्ट्रेंथन हुआ है बिटवीन 2004-05 एंड 2023-24 में। क्या क्या रीजन्स, अब रीजन्स देख लेते हैं कि इंडियन रूपी जो है डिप्रिसिएट हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर के। तो यहाँ ट्रेड इम्बैलेंस है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कैपिटल आउटफ्लोज मीन्स यहाँ पर जो FDI और FPI है ये रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस हुए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि हाई इन्फ्लेशन है और ग्रोथ लेस हो गई। हाई इन्फ्लेशन क्योंकि वहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सिटीजन्स की, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हैं, और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में होते हैं कंपेयर टू यूएस। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन असेट्स को। ठीक है, फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। जैसे कि अब फेडरल रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो यहाँ पर जो FDI FPI हैं, जो भी यहाँ पे मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये सब आउटफ्लो हो जाते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं फेड रिजर्व में। ठीक है, वहाँ के जो बॉन्ड शेयर हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जब वहाँ लोअर होता है तो यहाँ के जो इंडियन बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर कॉरपोरेट बॉन्ड्स, तो यहाँ वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंडियन रूपी डिप्रिसिएट होता है अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लो हो गया। ठीक है, रीजन्स क्या है, इंडियन रूपी को स्ट्रेंथन होता है अगेंस्ट यूएस डॉलर के, उसमें जैसे ट्रेड सरप्लस हो गया ड्यूरिंग कोविड-19 जैसे है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हो गया था कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो यहाँ जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस में आ गया था। ठीक है, थोड़े समय के लिए। यहाँ इनकी बात करें कि यूएस के कंपेयर में बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सरप्लस फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो हम यूएस से कम करते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो हमें सरप्लस कितना मिलता है, $24 बिलियन अराउंड यूएस के साथ हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है। ठीक है, तो वो हमारा सरप्लस ट्रेड है हमें। जैसे चाइना है, चाइना से हम क्या है, ट्रेड डेफिसिट में है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम होता है और इंपोर्ट चाइना से हम बहुत करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं इंडिया में, उसके कंपेयर में देखा जाए कि इसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जैसे FPI FDI ये सब आते हैं इंडिया में, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे यूएस के मॉरिशस, अभी यूएस जो है पहला नंबर पर है, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गए, ये सारे यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं आके। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो इनका जो एम होता है वो स्टेबलाइज करना है करेंसी को। ठीक है, और प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कि कॉन्फिडेंस में लाना है किसको, रूपी को। ठीक है, कि वो ज़्यादा
अप्रिसिएट और सॉरी डिप्रिसिएट ना हो सके और लीड करता रहा हमेशा अप्रिसिएशन में, ठीक है। क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन में ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, जब डाउनग्रेड होता है मीन्स डिप्रिसिएट होता है इंडियन रूपी, और निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं करेंसी के डिप्रिसिएशन में। तो यहाँ बूस्ट एक्सपोर्ट, जब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है डिप्रिसिएट होता है करेंसी, एक्सपोर्ट क्या होता है बूस्ट होता है, ठीक है। आपने प्रीलिम्स के जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आइए ये सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर एम्फेसाइज नहीं करूँगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ अप्रिसिएशन। जब यहाँ प्रीलिम्स की क्लास होगी तो उसके बाद जो है आपको अच्छे से यहाँ पर इकोनॉमी को बताऊँगा, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंसेस यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे फॉरेन में, जैसे हमारा जो इंडिया का रेमिटेंसेस है वो ओवर US डॉलर 125 जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है रेमिटेंसेस इंडिया में आता है, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या डालता है, जैसे हायर इंपोर्ट कॉस्ट्स, इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉस्टलियर फॉरेन डेट जो है कॉस्टली हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है डिप्रिसिएट हुआ तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉरेन डेट में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। डिस्करेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जैसे ही लो हो गया ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो यहाँ आउटफ्लो होता है किसका, FDI और FPI का, ठीक है, और FII बोल सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसे जो मॉडर्न टर्म में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मेजर ले जा सकते हैं कि हम रूपी को डिप्रिसिएट करने से बचा लें, ठीक है। तो इन्हांस करना है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जिससे कि इम्प्रूव हो इंडियन रूपी स्ट्रेंथ अगेंस्ट US डॉलर और एनी अदर करेंसीज। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। स्किल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि ऑटोमेशन के फील्ड में डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री 4.0 जो टेक्नोलॉजी है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन को डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर में इन पर सारे में फोकस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया तो उससे जो है हमारा रूपी जो है वो इंटरनेशनली परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, लाइक अदर 5 जो करेंसीज हैं, ठीक है। अब फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन न्यूज़ में क्यों रहा इतना ज़्यादा। तो रिसेंट जो ट्रेंड है ओवरऑल इन्फ्लेशन का और फूड प्राइसेस का, वो बहुत ज़्यादा हाई, जैसे कि अभी आ रही है ना, विंटर आ रहा है, तो यहाँ पर जो ओनियन है, पोटैटो है, टोमेटो, ये सारे जो हैं ये महंगे होने वाले हैं, ठीक है। जैसे इनका स्टेटस क्या है कि फूड प्राइस जो गेन करता है 8.75% फॉर रूरल कंज्यूमर्स, ठीक है, इतना कंज्यूम करते हैं रूरल पीपल। 19 बेसिस पॉइंट्स हायर देन फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है। अर्बन कंज्यूमर से ज़्यादा 19 बेसिस पॉइंट्स हायर कंज्यूमर कहाँ हैं, रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो रूरल जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो स्टूड होता है कितना 5.43%, ठीक है। जो CPI इन्फ्लेशन है वो 5.43 है, और ये हायर है 4.11 के, जैसे अर्बन में कितना इन्फ्लेशन है 4.11, रूरल में CPI कितना है 5.43। सीरियल्स, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेटा याद रखिएगा। सीरियल्स जो हैं, जैसे कि हाईवेस्ट कैटेगरी इन फूड, ये सीरियल्स क्या होते हैं, फूड में जो हाईवेस्ट कैटेगरी के होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और इनकी जो ये इंक्रीज हुए हैं 8.60% में, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एवरेज प्राइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट जो है ये क्या है, इनकी जो प्राइस है वो बढ़ी है। वेजिटेबल्स हमेशा डबल डिजिट इन्फ्लेशन इनकी होती है, ठीक है, कि 25% 30% तक भी पहुंच जाते हैं, और ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ में बढ़े हैं और रीच किए हैं 27.8%। देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा बढ़ा गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना वो अगर बढ़ता है तो यहाँ इन्फ्लेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है,
ठीक है। जैसे हीट वेव आ गई या क्रॉप फेलियर हो गई तो वहाँ पर उसके चांसेस होते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पल्सेस जैसे देखा जाए कि पल्सेस वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन में वो भी दिखाई देती हैं, ठीक है। 2023 के डेटा देखें कि वर्ल्ड फूड प्राइसेस जो थी वो एक्सपीरियंस की थी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, मतलब यहाँ पर डिक्लाइन हो गई थी प्राइसेस, ठीक है, 2022 के कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंडिया भी परसिस्टेंटली ये देखा है कि हाई फूड इन्फ्लेशन इंडिया में ऑलमोस्ट हाई इन्फ्लेशन ही रहता है 9.5% दिसंबर 2023 में, क्योंकि ऑनियन पोटैटो और ये जो ऑनियन पोटैटो टोमेटो ये सारे क्या थे, इन्फ्लेशन में थे। तो ये कंट्रास्ट है ये ग्लोबल डिफ्लेशन को दिखाता है, जो कि -10.1% के उसमें था, ठीक है। सेम पीरियड में इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना था, -10.1%, बट इंडिया में जो इन्फ्लेशन था वो कितना था, 9.5% ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन 2023 इन दिसंबर 2023। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्रॉप इन ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्लूड, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं क्या करने में, ग्लोबल फूड प्राइस को ड्रॉप करने में। क्या कौन से, जैसे एबंडेंट सप्लाई ऑफ की क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो सप्लाई ज़्यादा करे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो घट जाएंगे। अब यहाँ पर जो रसिया और यूक्रेन की सप्लाई है ना वो इंक्रीज की गई थी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल भी उनकी डिमांड जो है लो कर दी गई है। जैसे यूएन की वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स में 32% ड्रॉप देखा गया था, ठीक है। डिमांड के घटने से यहाँ पर ग्लोबल फूड प्राइस भी घट जाता है। अब यहाँ जब ग्लोबल फूड प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था तो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। ऐसे क्या फैक्टर हैं कि लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ ग्लोबल प्राइसेस, मतलब जो ट्रांसमिशन था ग्लोबल प्राइसेस का वो लिमिटेड था, ना कि बहुत ज़्यादा, मींस कि ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स ऐसे था, ठीक है। वो लिमिटेड था, मींस कि 2 मंथ 3 मंथ और इवन 6 मंथ, इतना ज़्यादा। तो वहाँ से प्राइस आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राइस वहाँ पर कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो इंडिया में इसीलिए इन्फ्लेशन हमेशा बना रहा। एक्सपोर्ट बैन्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था और इंपोर्ट ड्यूटीज़ यहाँ पर लगाई गई थी, ओके। तो इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज किया था बैन्स ऑन सर्टेन फूड एक्सपोर्ट्स। यहाँ ये कह रहा ना कि इंडिया का जो हाई फूड इन्फ्लेशन है अमिड फॉलिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। यहाँ पर जो है इंडिया के हाई फूड इन्फ्लेशन के दौरान जो ग्लोबल फूड प्राइस को फॉल हुआ था वहाँ पर जो एट्रीब्यूट करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके क्या सेवरल फैक्टर, जैसे एक्सपोर्ट बैन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन गवर्नमेंट थी यहाँ पर फूड एक्सपोर्ट जैसे व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, ठीक है, कुछ समय के लिए। और जब रिड्यूसिंग ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंसेस ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस। अब यहाँ पर जैसे क्यों बैन कर दिए थे, क्योंकि ग्लोबल फूड प्राइसेस जो थी वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, व्हीट या फिर जो बासमती राइस या फिर नॉन बासमती राइस है उनका एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, प्राइस तो इंडिया में बढ़ा है ना, बट वहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ पर लो है तो उसका एक्सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होगा, यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, तो इसलिए जो है उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। डोमेस्टिक प्रोडक्शन चैलेंजेस, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन चैलेंजेस जैसे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडिया में फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मानसून जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है इंडिया का, पर्टिकुलरली किसके लिए, जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, शुगर कंट्रीब्यूट करते हैं टू सप्लाई शॉर्टेजेस एंड हाई प्राइसेस डोमेस्टिकली। लो स्टॉक लेवल्स जैसे कि लो स्टॉक लेवल्स फॉर कमोडिटीज़ लाइक व्हीट एंड शुगर के लिए, और ये एग्जासरबेट और ख़राब कर देते हैं प्राइस प्रेशर्स को, ठीक है, प्राइस प्रेशर्स
और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अदर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियाज़ के एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, देखो यहाँ फैक्टर्स है और अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स यूपीएससी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कि अदर फैक्टर्स और क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जो इंडिया की एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, मतलब फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर और वेदर इवेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के फूड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे एडवर्स वेदर कंडीशंस, जैसे कि वीक मानसून प्रडिक्शंस एंड हीट वेव्स अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, साइक्लोन की प्रॉब्लम होती है वहाँ, जैसे कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ सीरियल्स, पल्सेस, शुगर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई शॉर्टेजेस को, ठीक है। और इनके जो सप्लाई शॉर्टेज कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें कि सीरियल और पल्सेस इन्फ्लेशन ये देखा गया है अप्रैल 2024, जस्ट 2 to 3 months बिफोर अर्लियर, कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन सीरियल और पल्सेस की पहुंच गई थी, ठीक है। चेंजिंग परसेप्शंस, क्या परसेप्शन चेंज करना है कि पर कैपिट, जैसे कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोटीन्स, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है फेसिंग स्ट्रक्चरल शॉर्टेजेस। तो प्रोटीन, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड ये फेस किए थे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को। पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन ये बढ़ा हुआ है 307 ग्राम से 427 ग्राम्स 2020 में, ठीक है। 2013 में 307 था और ये बढ़ के 417 ये ग्राम 2020 में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फ्यूल प्राइसेस जैसे कि ये भी डिक्रीज हुई, फ्यूल प्राइसेस नॉट डिक्रीज बट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पर और प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो मशीन मैकेनाइजेशन है ये भी, जैसे ट्रक जो एग्रीकल्चरल कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल जो जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, और जो प्लोइंग मशीन होती हैं वो भी यहाँ पर महंगी हो जाएंगी, ठीक है, ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस। इनपुट जो कॉस्ट होगी एग्रीकल्चर की वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हायर प्रोडक्शन कास्ट वहाँ पर लगेगा और जब यहाँ पर जो भी प्रोडक्टिविटी होगी क्रॉप की वो भी क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट से वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि मंडीज वहाँ होती ना, जो APMCs होती हैं, तो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा तो वहाँ भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। तो ऐसे में करके ना तो फ्यूल प्राइस ये हाई तो ऐसे थी और एग्रीकल्चरल कॉस्ट भी हाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे देखा जाए कि 1% इंक्रीज हुआ था फ्यूल इन्फ्लेशन में, रिजल्ट्स में इन 0.13% राइज इन फूड इन्फ्लेशन। तो अगर 1% इंक्रीज होता है फ्यूल इन्फ्लेशन, ये दिखाता है कि 0.13% राइज होता है किसमें, फूड इन्फ्लेशन में। तो विद द इफेक्ट डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 12 months, ठीक है। ये ग्रेजुअली अगले 12 महीने में समथिंग ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। सप्लाई चेन डिसरप्शन भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सप्लाई चेन डिसरप्शन जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत होती है, लेबर शॉर्टेजेस होती हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और प्राइस जो होती हैं वो भी राइज होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें कि वेजिटेबल्स कंटिन्यू एक्सपीरियंस करती है डबल डिजिट इन्फ्लेशन, क्यों, क्योंकि इनएफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ हुए, ठीक है, और ये लीड करती है पेरिसेबल आइटम्स वेस्टेज को, जैसे टोमेटो हो गया, ऑनियन, पोटैटो, ये सारी पेरिसेबल आइटम्स हैं। तो इनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कोल्ड चेन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ग्लोबल इफेक्ट के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जब ग्लोबल फूड प्राइस थी वो डिक्रीज होने के बावजूद भी इंडिया की फूड प्राइसेस जो हैं वो हाई रही, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड ट्रांसमिशन है इंटरनेशनल प्राइसेस का, ठीक है, टू डोमेस्टिक मार्केट्स। तो जब वहाँ पर जब स्टेट ड्यूटी लगी, मीन्स की बॉर्डर ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम और वैसे गुड्स जैसे कस्टम्स ड्यूटी वहाँ लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा
कि जब इंपोर्ट कुछ नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से हम बहुत सस्ते में वहाँ पर फूड जो है इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, जब बैन कर देंगे यहाँ पर फूड प्राइस जो हाई वैसे भी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट्स में वो ट्रांसमिशन करती हैं। क्यों लिमिट कर देती हैं? क्योंकि वहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि जब इंडिया की फूड प्राइसेस हाई थी, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस, यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, इंडिया और वहाँ की फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है, कभी तो यहाँ की जो इन्फ्लेशन और वहाँ का इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जैसे अमिड रसिया यूक्रेन वार था, वो यहाँ पर डिटरेंट क्रिएट किया था, और फूड प्राइस यहाँ जैसे एडिबल ऑयल और पल्सेस के इंपोर्ट था, वो डिपेंड था, हैविली डिपेंडेंट था ऑन किस पर, रसिया और यूक्रेन पर। इट इज़ अ नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि एडिबल ऑयल कहाँ से, जैसे कि सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर सोयाबीन तो जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन से हम कौन सा मंगाते हैं, सोयाबीन जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, पल्सेस भी वहीं से मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो इस वार के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट हुआ, ठीक है। और अदर जैसे कि एक्सपोर्टर यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं लाइक सीरियल्स, शुगर, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और रसिया और यूक्रेन वार को देखते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को चैलेंजेस फेस करना पड़ा। क्या चीज़ बनाती है कि कंट्रोल करे फूड इन्फ्लेशन चैलेंजेस को इंडिया में, ठीक है, जैसे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हो गया, इनकी ज़रूरत होती है कि कोऑर्डिनेट करना है पॉलिसीज़ को, पॉलिसी रिस्पांस को, जैसे कि फिस्कल, मॉनेटरी और ट्रेड के कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। द स्लो पेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो स्लो पेस है, स्लो जो गति है वो धीरे है, तो धीमी गति से हमें रिफॉर्म नहीं करना है, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जैसे APMC's एक्ट मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस स्टेट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, APMC जो एक्ट है वो मॉडर्नाइजेशन था, वो धीरे धीरे करके अभी भी प्रिवलेंट है, क्योंकि अगर वो प्रोग्रेस रहेंगी तो यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली ही जो पेस है मीन्स मोशन है उसमें वो गति नहीं मिल पाएगी, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हैविली सफ़र किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज़ को, क्योंकि FCI के पास उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है कि जैसे बहुत सारे आइटम जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, वीट हो गया, और ये सब पेरिश्ड हो जाते हैं, मीन्स कि बहुत सारा जो ग्रेन है ये वेस्ट में चला जाता है, वेस्टेज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज कंटेनर्स, ठीक है। एक्सटर्नल हेडविंड्स लाइक एनर्जी कॉस्ट बियॉन्ड इंडियाज़ कंट्रोल, तो एक्सटर्नल हेडविंड्स जैसे कि एनर्जी कॉस्ट है वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो 50% जैसे कि 50% राइज इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस 2021 में था, तो ये ट्रांसमिट किया ग्लोबल इन्फ्लेशन को, मतलब इतना ज़्यादा अगर ग्लोबल क्रूड प्राइस में इंक्रीज़ हुआ तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, यहाँ पर विदाउट फ्यूल काम चल नहीं सकता, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिस्क मेक्स एग्रीकल्चरल आउटपुट अनप्रडिक्टेबल, ठीक है, इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिस्क जो है वो बनाती है एग्रीकल्चरल आउटपुट को अनप्रडिक्टेबल। डेफिशिएंट रेंस इन 2014-15 एंड 2015-16 अफेक्टेड प्रोडक्शन, ठीक है। कंसिडरेशंस अराउंड इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, तो कंसिडरेशन जो होता है उसके अराउंड इम्पैक्ट डालता है किस पर, वल्नरेबल ग्रुप्स पर, लाइक फार्मर्स, अर्बन पुअर, और इन्हें ज़रूरत होती है बैलेंसिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल की विद प्रोटेक्टिंग इनकम्स एंड कंजम्पशन, इनके कंजम्पशन और इनकम को बचाने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फार्म लोन वेवर्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड किया गया डिस्पाइट इन्फ्लेशन कंसर्न, ठीक है।
इम्पैक्ट क्या है वल्नरेबल पॉपुलेशंस का कि पुअर हाउस होल्ड्स स्पेंड करते हैं ओवर 50% ऑफ इनकम ऑन फूड। ठीक है, तो यहाँ आउट ऑफ एक्सपेंडिचर की सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन पुश कर सकते हैं मोर हाउस होल्ड्स इंटू पॉवर्टी। वो मतलब जब वल्नरेबल पॉपुलेशन है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाने से क्या होगा कि उनके जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ने से उनके रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उनका जो खाना एक्सपेंडिचर इनकम है वो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 50% जो है इनकम वो सिर्फ और सिर्फ फूड के उसमें चली जाती है। ठीक है, कंजम्पशन के ही उसमें चली जाती है। ओके, एक्सपेंस जाती है। शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी फूड कंजम्पशन, और वो शिफ्ट करते हैं लोअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी फूड कंजम्पशन के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब फूड कंज्यूम करेंगे लोअर जो वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी है, तो उनमें क्या होगा, फिर वहाँ पर डिसीजेज, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जैसे वहाँ फीमेल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम्स होने लगती है, बच्चों में स्टंटिंग होने लगती है, और वेस्टेज तो होगा नहीं क्योंकि ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। रूरल लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स हैवली अफेक्टेड। यहाँ पर जो लैंडलेस लेबरर हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं है, वो जो मतलब अगर वहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं हुई एग्रीकल्चर में, तो वो कैसे मतलब सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है, ठीक है, वेज ग्रोथ और क्रॉप रियलाइजेशन प्राइसेस है, वो अगर हाई होंगी तो वहाँ पर जो है वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो उनकी जो लिवलीहुड हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अर्बन पुअर इम्पैक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है अर्बन पुअर कैसे इम्पैक्ट होंगे कि यहाँ जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उनका भी आउट ऑफ एक्सपेंडिचर यहीं पर ज़्यादा मतलब खर्च होगा। ठीक है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट्स जो है उनको इंश्योर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बाय द गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या हैं ये इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए? सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज़, यहाँ सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है कि सब्सिडाइज करे कमोडिटीज़ को। ठीक है, एट लो प्राइस पर, और इम्पोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस करे। इम्पोर्ट मतलब ज़्यादा हो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होगा गुड्स की, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट को बैन करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस समय क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बैन कर देना चाहिए, ताकि हमारे कंट्री से बाहर वो गुड न जाने पाए। जैसे वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने 2022 में। ठीक है, और जो राइस एक्सपोर्ट है वो सितंबर 2022 तक बैन था। ठीक है, और यहाँ पर जो ये था, ये एग्जांपल बनते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, वीट की प्रोडक्शन वो कम हो गई थी, चावल की जो राइस है वो यहाँ पर प्रोडक्शन उसका भी कम हो गया था, तो इसलिए जो है लोअर प्राइस करने के लिए ये चीज़ इनिशिएटिव करना पड़ा। स्टॉक पाइलिंग को भी बैन करना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि गवर्नमेंट ने स्टॉक पाइलिंग को बैन किया। जैसे रेगुलेशंस लिमिट व्हीट स्टॉक्स टू 3000 टन्स फॉर ट्रेडर्स, मतलब यहाँ पर जो है स्टॉक पाइलिंग क्या कहता है कि यहाँ जो 3000 टन है वो ट्रेडर्स स्टॉक में रख सकता है। ठीक है, मिलर्स होलसेलर्स ये इनके लिए कितना है 3000 टन्स ये रख सकते हैं। रिटेल चेयर्स ये इतना ज़्यादा। ठीक है, और 10 टन्स जो हैं वो कौन रख सकता है, स्मॉल रिटेलर्स एंड शॉप्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्टॉक पाइलिंग। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा रख लिए तो वो पनिश किए जाएंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ग्रीन, पहले लॉन्च किया था टॉप स्कीम, मतलब टोमेटो, ओनियन और पटैटो। ठीक है, टोमेटो, ओनियन, पटैटो ये लॉन्च किया था। उसके बाद जो है
उसको रिवाइज करके क्या कर दिया, टॉप टू टोटल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। टोटल टॉप मीन्स पहले इनिशियल फेज में 3 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को किया, उसके बाद जो है टोटल मतलब सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को यहाँ पर रेगुलेट किया कि सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होंगी वो ऑपरेशन ग्रीन के अंडर में आएंगी, ठीक है। जो फ्लोर प्राइसेस हैं, आटा की जो प्राइसेस है वो इम्पोजिंग अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $800 पर टन। तो 67 पर केजी इंडिया में फ्लोर प्राइस हैं, एक मतलब 1 kg पर 67 रुपी। ऑन ओनियन एक्सपोर्ट फॉर अक्टूबर 2019 दिसंबर, ये डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा को याद रखिएगा। कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि टैकलिंग फूड इन्फ्लेशन नीड्स अ कैलिब्रेटेड मॉनिटरी रिस्पॉन्स, इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर, स्टेबल trade policies and expanded social safety nets to protect the vulnerable like urban poor and landless rural households. Global cooperation on supplies and trade will also strengthen long term price stability। तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं अगर कोई फूड इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। क्या क्या है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई की और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे कि आरबीआई अप्रूव किया है एक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र की जो 2,10,874 करोड़ है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा अप्रूव किया है 2023-24 में। इससे डबल से भी ज़्यादा, मतलब जो प्रीवियस ईयर में डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर 87,000 ऑलमोस्ट मैक्सिमम मोर देन 87,000 ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। वो इस साल ज़्यादा किया है, ओके। गवर्नमेंट जो आरबीआई सरप्लस है अपने मनी का वो गवर्नमेंट को इतना ट्रांसफ़र किया है, जो कि पहले साल से पिछले साल से भी ज़्यादा मीन्स डबल था, ठीक है। आरबीआई ऑल्सो इंक्रीज द contingent risk buffer to 6.50% फ्रॉम 6%। तो इतना बफर जो स्टॉक जो रिस्क बफर है वो आरबीआई ने इंक्रीज किया है, ठीक है। दिस सरप्लस इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को जो अडॉप्ट की गई थी 2019 में, उसके तहत ये गवर्नमेंट को सरप्लस देता है, ठीक है, आरबीआई। ये इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, ये अमाउंट कैपिटल का अमाउंट है जो कि एक फर्म, जैसे फर्म का नाम जैसे कह सकते हैं यहाँ पर आरबीआई। तो यूजुअली फाइनेंशियल सर्विसेज में उसको नीड होती है टू इंश्योर करने के लिए कि आरबीआई हमेशा स्टे रहेगी, खड़ी रहेगी, सॉल्वेंट गिवन इट्स रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड रिजर्व्स। बोथ रियलाइज और अनरियलाइज्ड रिजर्व्स जो होंगे वो इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो होंगे कि फ्रेमवर्क का जो एम होगा वो बैलेंस करना है आरबीआई की ऑटोनॉमी को विद गवर्नमेंट के डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सोर्सेस हैं, इनकम के क्या क्या सोर्स हैं, जैसे सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हैं, ये डेट सिक्योरिटीज़, इनसे जो वहाँ पर इनकम कमाता है, इनकम होता है, जनरेट होता है, वो आरबीआई के पास सरप्लस होता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओज और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इनकम फ्रॉम एलएएफ, मतलब जो हमारा ये है ना जो लिक्विड एसेट फ्रेमवर्क का होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जैसे ऑपरेट करता है एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट पेड ऑन डोमेस्टिक एंड बोरोविंग, करेंसी इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोविजनिंग फॉर कंटिजेंसीज एंड रिजर्व्स। सरप्लस कहाँ से मिलता है इसे, जैसे नेट इनकम
डिराइव करता है टोटल इनकम से, ठीक है, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल इनकम जो होती है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इससे जो भी सरप्लस, ये सरप्लस इक्वल टू क्या होता है, जैसे सी सेट, आप यहाँ सी सेट लगा रहे हो, ठीक है, सी सेट लगाओगे, कैसे लगाओगे कि सरप्लस किससे होता है, सरप्लस इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ जितना भी आया, जैसे मान लो 10 इनकम है और यहाँ पर 8 जो है एक्सपेंडिचर एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ जो 2 रुपये हैं वो सरप्लस के उसमें कैटेगरी में होगा, जो आरबीआई का होगा, ठीक है। रिजर्व फंड एंड कंटिजेंसी प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इमरजेंसीज, ठीक है। तो ये सारी हैं सरप्लस के जो आरबीआई को प्राप्त होती है और वो गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो ऐसे ये सारे जो हैं उसके फीचर्स हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये क्या है, ये प्रोवाइड करती है एक मेथड टू डिटरमाइनिंग रिस्क प्रोविजंस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्क प्रोविजन, रिस्क मीन्स मेजर्स, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिटरमाइन करती है। किस सेक्शन में, आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन है, सेक्शन 47 में, ठीक है। और इसकी ज़रूरत होती है कि सेंट्रल बैंक पे करेगी प्रॉफिट्स को टू द गवर्नमेंट आफ्टर प्रोविजंस फॉर डेट्स, एसेट डिप्रिसिएशन एंड स्टाफ कंट्रीब्यूशंस। ये सारे को खर्च को पूरा करने के बाद जो भी उसके पास सरप्लस होगी वो ट्रांसफ़र करेगी ये सरप्लस को टू द गवर्नमेंट। ये रिकमेंड किया था कौन, एक्सपर्ट कमेटी जो बिमल जालान कमेटी थी, वो मीन्स कि यहाँ पर रिकमेंड किया था रिव्यू करने के लिए ये एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के पास कितना इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और अगर देखें कि बिमल जालान जो लेड पैनल कमेटी थी उसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थी ये सरप्लस को लेकर, कि टोटल इकोनॉमिक कैपिटल मेंटेन होना चाहिए बिटवीन 20.8% टू 25.4% आरबीआई के बैलेंस शीट के, ठीक है। रिस्क कैपिटल फ्रेमवर्क भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि असेस किया कि एडिक्वेट, आरबीआई की रिजर्व्स जो है ये एडिक्वेट असेस करती है, ठीक है। रिस्क कैपिटल फ्रेमवर्क, कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर ये मेंटेन करती है विदिन 5.5% टू 6.5% ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट। तो जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है ये कंट्री की सेविंग्स के लिए है, ठीक है। कंट्रीज़ की सेविंग्स को मेंटेन करता है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस के दौरान, ठीक है, जो कि कॉन्शियसली मेंटेन करती है विद आरबीआई इन व्यू ऑफ इट्स रोल एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब बैंकों को जो लोन देती है आरबीआई, ये होती है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। आरबीआई किसके लिए काम करती है, बैंक के लिए, जो होता है फाइनल, जब बैंक को कहीं से भी सोर्स ना मिले, ठीक है, तो वो अगर क्राइसिस में चल रहा है तो किसका सहारा लेता है, वो लेता है आरबीआई को। तो इस अगर मेथड को बोलते हैं, आरबीआई जब लोन देता है लास्ट फेज में तो उसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी आता प्रीलिम्स में। रिव्यू फ्रीक्वेंसी को रिव्यू करना है, जैसे ईसीएफ एवरी 5 ईयर में है, रिव्यू करना है ईसीएफ को एवरी 5 ईयर में, ठीक है। और या फिर जल्दी ही जब रिस्क चेंज सिग्निफिकेंट हो रहा हो, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर अलाइनमेंट सिंक करना आरबीआई के फिस्कल ईयर को, जैसे आरबीआई के फिस्कल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है, विद द गवर्नमेंट्स फ्रॉम 2020-21 फॉर बेटर पॉलिसी कोहेसिवनेस, ओके। इंटरिम डिविडेंड, रिमूव द इंटरिम पे आउट स्ट्रक्चर restricting it to extraordinary circumstances. All recommendations were accepted by the RBI. सभी रिकमेंडेशन को यहाँ पर आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था। रीज़न क्या थे, हायर डिविडेंड ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आरबीआई के पास रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो रहे थे, इस वजह से। रिवैल्यूएशन गेंस, यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन हो रहा था गेन, हाई रिवैल्यूएशन गेन्स ऑन फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे थे। इंटरेस्ट रेट्स जो है
वो इंक्रीज हो गए थे, ठीक है, वो बढ़ गए थे, इस वजह से सरप्लस वहाँ पर भी देखने को मिला। फॉरेन एक्सचेंज सेल्स, यहाँ पर हायर ग्रॉस सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी बढ़ा था। रूपी डेप्रिसिएट हो रहा था। सरप्लस ट्रांसफ़र क्या करेगा, हेल्प करेगा रूपी की डेप्रिसिएशन को अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं सरप्लस ट्रांसफ़र के, कि फिस्कल रिलीफ, मतलब ये ईज करती है गवर्नमेंट की फिस्कल मैनेजमेंट को और बूस्ट करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। रेवेन्यू कंपनसेशन, मतलब ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र है ये हेल्प करती है ऑफसेट लोअर टैक्स बायंसी को और दूसरी रेवेन्यू गैप्स को। बजट सपोर्ट को भी यहाँ पर बजट के सपोर्ट में रोल प्ले करती है। जैसे सरप्लस ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है एक बफर टू मीट बजट टारगेट्स, ठीक है। ऑफसेटिंग लॉसेस क्या हो सकते हैं, ऑफसेट लॉस यहाँ पर क्या रिड्यूस हो सकते हैं कि ये मिटिगेट करती है पोटेंशियल लॉसेस को फ्रॉम लोअर डिसइन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम पेआउट्स या फिर टैक्स रेवेन्यूज़ को, ठीक है। फिस्कल मैनेजमेंट, ये इन्हांस करती है गवर्नमेंट की एबिलिटी को टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इम्प्लीकेशंस हैं, इसके इफेक्ट हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि आरबीआई के सरप्लस के अगेंस्ट, जो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र है गवर्नमेंट के लिए, उसके अगेंस्ट क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या रीजन्स हैं। तो ऑटोनमी, यहाँ पर आरबीआई की ऑटोनमी में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि आरबीआई मीन्स ये उसको अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि आरबीआई की जो इंडिपेंडेंसी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, तो आरबीआई के उसमें डिपेंडेंसी, जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी आरबीआई की, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये इंश्योर करती है कि सफिशिएंट रिजर्व्स फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो यही सरप्लस जो है ये मैनेज करेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कंट्री की, ठीक है। रिस्क बफर, जैसे रिस्क बफर, ये जो सरप्लस है आरबीआई सरप्लस है मेंटेन करती कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर को फॉर अनफोर्सीन इकोनॉमिक शॉक्स। मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट करती इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, किसके बिना, विदाउट फिस्कल प्रेशर। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी लाती है और प्रायोरिटाइज करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ओवर शॉर्ट टर्म फिस्कल गेंस को, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि ट्रांसफरिंग द आरबीआई सरप्लस टू द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स immediate fiscal relief and supports budget goals, but maintaining sufficient reserves is crucial for the RBI's autonomy and long-term financial stability. A balanced approach is essential for sustainable economic health. तो ये रही हमारी आज की जो क्लास थी, और जो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे वाले पार्ट्स, ठीक है। वहाँ भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यूपीएससी जो पास्ट क्वेश्चन पेपर थे उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए प्रॉपर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।